हाँ, तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे चैप्टर 3 यानी आपके पार्ट नंबर 3 का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एक टॉपिक है जो बच्चे बार बार कहते हैं कि सर ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, आ नहीं रहा है, बताओ इसको एक बार। तो आज अपन वही टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है सेलों का संयोजन। इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि सर ये होता नहीं है, तो आज इस सब तरह की बातों को अपन फुल स्टॉप लगाएंगे और संयोजन पढ़ेंगे। सेलों के संयोजन को पढ़ने से पहले अपन को छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक्स चीज़ें वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपके पास कोई भी एक सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसे अपन स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखते हैं। अगर स्मॉल r इसका आंतरिक प्रतिरोध है, E इस बैटरी का विद्युत वाहक बल है, तो इस बैटरी का जो वोल्टेज होता है या टर्मिनल वोल्टता जो होती है वो होती है E माइनस IR। ये टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होता है। अगर आपको ये सूत्र पता है तो आप इन दोनों डेरिवेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को बड़े अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन लेके चलेंगे, E इक्वल्स टू E माइनस IR, जहाँ V जो है वो टर्मिनल वोल्टा है और E जो है वो विद्युत वाहक बल है। I यहाँ पर आपको दिख रही है, ये धारा है, और जो स्मॉल r आपको दिखाई दे रहा है ये आंतरिक प्रतिरोध है। किसका आंतरिक प्रतिरोध? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का। ये बातें हैं। अगर ये छोटा सा टॉपिक आपके माइंड में क्लियर है तो अपन आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, इस बातों को अपन ध्यान में रखकर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इसमें सेलों के संयोजन में दो प्रकार के संयोजन आते हैं। पहला जो संयोजन है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो सपोज अपन एक काम करेंगे, अपन दो सेल लेंगे, है ना। एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल है E1, जिसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r1। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2, जिसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। दोनों को हमने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया, जोड़ दिया। श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक। इस पहले सेल का प्रारंभिक सिरा और इस पहले सेल का अंतिम सिरा दूसरे सेल के प्रारंभिक सिरे से जोड़ देना ही श्रेणी क्रम संयोजन है। तो इसको कनेक्ट करते हैं अपन एक बाह्य प्रतिरोध से। आप करो या ना करो, कनेक्ट करो, आपको इतना सा ही परिपथ चाहिए तो कर लेते हैं। चलो बाह्य प्रतिरोध से कनेक्ट कर लेते हैं। भाई कोई प्रतिरोध होगा, कोई लोड होगा, जिसमें एक लोड प्रतिरोध होगा RL, जिसमें धारा जा रही होगी। तो अपन को इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमने अगर दो सेल को श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित किया है तो यहाँ से पॉजिटिव से एक धारा निकलती है I और वापस धारा I आती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर यहाँ से धारा I1 निकलनी चाहिए, यहाँ से धारा I2 निकलनी चाहिए, यहाँ जुड़नी चाहिए। नहीं, अगर सेल श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित है तो एक ही धारा प्राप्त होगी जिसका नाम होगा I। एक ही धारा मिलेगी, I मिलेगी। लेकिन क्या विद्युत वाहक बल अलग अलग, टर्मिनल वोल्टता अलग अलग होगी क्या? हाँ होगी, क्योंकि पहला सेल और दूसरे सेल का जो प्रारंभिक और अंतिम सिरा है वो अलग अलग है। मतलब यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता कुछ अलग होगी और यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता कुछ अलग होगी। तो अपन सपोज करते हैं कि पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता जो है वो V1 मिल रही होगी, दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता जो V2 मिल रही होगी। तो अपन इस सब चीज़ों को कोशिश करते हैं। और अब कोशिश करने के लिए अपन को एक लॉ आना चाहिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम। आप सबको सब मुझे अंदाज़ा है जब तक आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम आगा होगा, जिसे बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टता का नियम, या बोले तो शॉर्ट फॉर्म बोले तो KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आपको KVL आता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम आता है, तो आप इस सर्किट में अप्लाई कर सकते हो, है ना। सर्किट कौन सा? इस सर्किट में A से B में अपन अप्लाई कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब देखो A से B में वोल्टेज जो रखेंगे अपन, उसकी कुछ बात करेंगे अपन। किरचॉफ का नियम अगर आता है तो अच्छी बात है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? धारा ध्यान में रखना, धारा I ही प्रवाहित हो रही है, इधर से भी I आ रही होगी पूरी तरह से। हम चलेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाकर A से B तक अपन चलेंगे और देखेंगे वोल्टता का नियम लगाएंगे। किरचॉफ की वोल्टता का नियम नहीं पता हो तो ये है
कि किसी भी बंद लूप में, बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उस लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। यही द्वितीय नियम है। इस द्वितीय नियम को लगाने की कोशिश करेंगे। आओ लगाते हैं। ए से शुरुआत करते हैं। ए से शुरुआत करी, एक बैटरी आई और बैटरी में अपन चल रहे हैं प्लस से माइनस, तो लिखेंगे प्लस E1, है ना। यहाँ आए, यहाँ से सामने धारा आ रही है I, और कितने प्रतिरोध में जा रही है, R1 प्रतिरोध में जा रही है, और क्योंकि अपन धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर लगेगा माइनस। ठीक है, फिर जैसे से और आगे चले यहाँ पर आया, फिर से एक सेल आया, सेल में चले पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस, तो सेल की विद्युत वाहक बल होगा प्लस E2। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रतिरोध R2 में गए और अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में धारा भी आ रही है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करना है। धारा I प्रतिरोध R2, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस इसलिए लगता है कि अपना जो पाथ है वो धारा की दिशा के विपरीत है। और इक्वल्स टू क्या करें, किसी को अंदाज़ा, कोई बोल सकता है बच्चा कि ये हमने जो किया है, ये सब जो किया है वो किसके इक्वल होगा, वोल्टता के इक्वल होगा। कौन सी वोल्टता, इस ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की वोल्टता के इक्वल, VAB के इक्वल होगा, तो हमने VAB के इक्वल लिखा। यहाँ से इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्लस का E1 प्लस का E2 एक साथ लिखते हैं, तो ये लिख देते हैं E1 प्लस E2, है ना। ये माइनस का R1 माइनस का IR1 माइनस का IR2, माइनस I अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा R1 प्लस R2, और इक्वल्स टू ये VAB इज वॉट, VAB क्या है, VAB A और B के बीच की वोल्टता है। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, समीकरण 1, है ना। हम जानते हैं कि अगर A और B के बीच की वोल्टता को अपन टर्मिनल वोल्टता कहेंगे, टर्मिनल वोल्टता VAB, अपन सब तो जानते हैं VAB का फॉर्मूला होता है E माइनस IR, और A और B के बीच में कितने सेल लगे हुए हैं, 2 सेल, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो भी विद्युत वाहक बल होगा उसको बोलेंगे A इक्विवेलेंट, कुल विद्युत वाहक बल, माइनस I धारा, और यहाँ पर बोलेंगे R इक्विवेलेंट, यानी कि कुल आंतरिक प्रतिरोध, है ना। हमने एक सूत्र पढ़ा था, हमने कहा था कि ये टर्मिनल वोल्टता का सूत्र याद रखिएगा, ये यहाँ पर काम आएगा। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। सिर्फ हमने क्या लिखा कि E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट लिखा, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने सेल हैं, जितने भी हैं 2 सेल हमने अप्लाई किए हैं, तो हमने लिख लिया कि कुल विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करवाएंगे, तुलना करवाएंगे, तो यहाँ से आपको साफ दिखेगा कि E इक्विवेलेंट किसके बराबर है, E1 प्लस E2 के इक्वल है, यानी कि E इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2 के इक्वल। आपको दिखेगा R इक्विवेलेंट जो है वो होगा R1 प्लस R2 के इक्वल। ये डेरिवेशन हो गया फिनिश। हमने तुलना कैसे की, VAB E इक्विवेलेंट की जगह E1 प्लस E2, माइनस I R इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2। तो हमने देख लिया कि इस पूरे संयोजन का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा, E इक्विवेलेंट का मतलब विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो E1 प्लस E2 होगा, और कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।